जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्री 2025 देने जा रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को मत देखिए। अभी जो यूपीएससी 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं, जो भी फ्रेंड्स यूपी पीसीएस 2024 का मेंस देने जा रहे हैं या फिर जो यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, वे इस वीडियो को देख सकते हैं। आंसर लिखना एक स्किल का पार्ट है और यूं ही एक दिन आप बैठेंगे और एक अच्छा आंसर लिखना सीख जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक अच्छा आंसर लिखने के लिए डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए और वो भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ। आप आंसर लिख रहे हैं तो जहाँ पर भी आप उसको चेक करवा रहे हैं तो एग्जामिनर के द्वारा दिए जा रहे रिव्यू और कमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और उस पर वर्क करिए। आप एक चीज़ को महसूस किया होगा कि जब आप शुरू में आंसर लिख रहे होंगे, शुरू में जब लिख रहे थे तब एक आंसर, जब प्रश्न का आंसर लिखने बैठते थे तो उसको लिखने में आपको 25 से 30 मिनट तक का समय लग गया होगा। क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब मिलने आते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा इशू यही होता है कि वो जब आंसर लिखने बैठते हैं तो उनको बहुत समय चले जा रहा है। यहाँ तक कि इवन कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बताते हैं कि उनको लिखने में एक घंटे तक का समय लग जाता है। पता सब रहता है कि उस विषय के बारे में पूरी जानकारी होती है, फिर भी उनको लिखने में एक घंटे का समय चला जाता है। और कोई ये मजाक की बात नहीं है, यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो हंसी का पात्र बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक स्किल का पार्ट है और डेली ये और अभ्यास का है। आप जितना ज़्यादा आंसर लिखने का अभ्यास करते हैं और जो भी कमेंट एग्जामिनर के द्वारा दिए जाते हैं चेक करने के बाद उस पर वर्क करते हैं तो आप धीरे धीरे आंसर लिखने की एक अच्छी स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, राइट। तो खैर वो एक अलग विषय है सब चीज़ का। आज का ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसको भी मुझे ध्यान रखना है क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो ज़्यादा लंबा वीडियो देखते हो तो आपके भी इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी जो आप स्क्रीन पे आप प्रश्न देख रहे हैं वो प्रश्न यूपीएससी 2016 में पूछा गया है जीएस पेपर 2 में। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपके माइंड में ये हिट हो जाना चाहिए कि आंसर को कितने पार्टों में बांटा जाएगा, आंसर कितने पक्ष में कितने डायमेंशन में लिखा जाएगा, ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे प्रश्न को पढ़ें तो प्रश्न है कि उद्देशिका में शब्द गणराज्य, उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े, मतलब उद्देशिका में एक शब्द है रिपब्लिक, उसके साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण, उसके साथ जो जुड़े प्रत्येक विशेषण हैं उन पर चर्चा करनी है। क्या ये सभी जो विशेषण हैं वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीय हैं? मतलब साफ तौर पर एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर दो पक्ष तो साफ तौर पे दिख रहे हैं जो उत्तर में होने चाहिए। पहला क्या कि प्रत्येक विशेषण पर आपको चर्चा करनी है आंसर में, एक बात तो ये समझ में आ रही है। दूसरा ये आ रही है कि क्या ये वर्तमान में प्रतिरक्षणीय है, ये बताना है। तो इसका मतलब है कि प्रश्न में साफ तौर पर बता दिया गया है कि आपके उत्तर में ये दो पक्ष तो होंगे ही, इन पर तो चर्चा होगी ही। लेकिन एक आंसर को जब आप आंसर लिखते हैं तो उसको सबसे पहले आप उसमें इंट्रो लिखते हैं और सबसे बड़ी समस्या इंट्रो लिखने की ही है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। फिर दूसरा जो नंबर आता है वो है मेन बॉडी, और मेन बॉडी में ही जो ये पक्ष आप देख रहे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। जैसे मेन इंट्रो लिखने के बाद गणराज्य के साथ जुड़े जो प्रत्येक विशेषण हैं उसको आप दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे। कैसे बताएंगे अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उसका एक मॉडल आंसर आपको भी दिखाऊंगा। तो दूसरे पैरा में आपको विशेषण बताने की ज़रूरत है और तीसरे पैराग्राफ में आपको बताना है कि वर्तमान में ये कैसे प्रतिरक्षणीय हैं, डिफेंडेबल हैं, ये आपको बताना है तीसरे पैराग्राफ में, प्रतिरक्षणीय, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका एक निष्कर्ष। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि पूरा का पूरा पूरा का पूरा जो आंसर है इन चार पक्ष में बटा हुआ दिखेगा। मतलब इंट्रो को भी मैं एक पक्ष के रूप में देख रहा हूँ। तो आप इंट्रो के बाद सेकंड पैराग्राफ में जब भी एक नए पैरा की शुरुआत होती है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुरू के 10 से 15% स्थानों को छोड़ दिया करिए। नहीं तो होता क्या है कि मान लीजिए आप इंट्रो लिखिए, राइट, चलो
ये आपने यहाँ इंट्रो आके आपका खत्म होता है। आप जस्ट यहीं से दूसरे पक्ष की शुरुआत कर दिए, दूसरे पैरा की शुरुआत कर दिए। अब एग्जामिनर पढ़ते आ रहा है, उसको यहाँ से पढ़ा, इसके बाद जैसे ही 5वीं लाइन पे गया उसको पता चला यार ये तो उत्तर का दूसरा पक्ष है, लेकिन वो क्या सोच करके पढ़े चला जा रहा था कि आपका ये इंट्रो का पार्ट होगा, राइट। हालांकि इंट्रो इतना लंबा होता नहीं है, 30 से 35 शब्द बहुत है, ठीक है। 40 शब्द इससे ज़्यादा ले जा रहे हैं तो फिर मतलब मैं भी 30 से 35 बहुत बोल रहा हूँ, 30 ही बहुत है, राइट। तो जब आप ये 4 लाइन में मान लीजिए इंट्रो लिख दिए, तो शुरू के एक मिनट, शुरू के कम से कम यहाँ ऐसे ही ये जो स्थान मैंने छोड़ दिया, इतना स्थानों को आप छोड़ दिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने मतलब अब नए पैरा की शुरुआत की है, उत्तर के दूसरे पक्ष पर आप बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, यदि आप ये सब मिस्टेक करते हैं तो आपके नंबर माइनस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछले 5 साल का जो मेरा एक अनुभव है उन सब पर ही आधारित आज मैं पूरे ये क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और कैसा आपको ये क्लासेस लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताना। 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो आपने ये समझ लिया कि इस पूरे ये जो पूरा प्रश्न है उसको कितने पार्टों में बांटा जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इंट्रो में क्या होना चाहिए। उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ, ये गणराज्य के साथ जुड़े प्रतीक विशेषण, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कीवर्ड जो दिख रहा है वो गणराज्य शब्द है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इंट्रो में ये जो रिपब्लिक वर्ड है, गणराज्य शब्द है, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि होता क्या है, क्योंकि इससे ही जुड़े प्रतीक विशेषण पर चर्चा करनी है, राइट। या दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि प्रियम्बल पर ही आधारित एक तरह से प्रश्न है। तो आप यदि एम लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो एम लक्ष्मीकांत में बताया गया है कि प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। 4 मूल तत्व में एक है संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा है भारत की प्रकृति, तीसरा है संविधान का उद्देश्य, फिर है संविधान लागू होने की तिथि। यदि दूसरे तत्व को देखें तो भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। तो कहीं ना कहीं गणराज्य जो शब्द है यहाँ पर है, उससे जुड़े जो विशेषण है वो है लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु। तो इसको भी आधार बना करके भूमिका लिखी जा सकती है, कैसे भी मैं बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर इंट्रो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित गणराज्य शब्द का अर्थ है कि राज्य का जो प्रमुख होगा हमेशा या सदैव अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर निश्चित समय के लिए सत्ता में आता है। आपको मालूम है कि जो वर्तमान भारतीय संविधान में जो राज्य का प्रमुख है, मतलब जो राष्ट्रपति हैं, वे सदैव अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है, डायरेक्ट उनका चुनाव नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और वो एक निश्चित समय के लिए सत्ता में आते हैं, 5 वर्ष के लिए आते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर गणराज्य शब्द को परिभाषित कर दिया, या फिर आप कर सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि प्रस्तावना में निहित 4 मूल तत्वों में से एक तत्व भारत की प्रकृति की घोषणा करती है, जिसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था जैसे सिद्धांत शामिल हैं। कुछ इस तरह से इस संदर्भ में भी भूमिका बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी बना सकते हैं प्रस्तावना को केंद्र में रखते हुए। अब या आप ये बना लीजिए। अब आगे आप देखें तो यहाँ पर जो पूरा उत्तर है वो बिंदुवार प्रारूप में एक तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये जिस तरह से आंसर लिखने के लिए एक निर्धारित सीट दी जाती है उस पर ये आंसर नहीं लिखा गया है, इसलिए आपको 4 पेज में दिख रहा है, ठीक है। और पूरा ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि ये तो बहुत ज़्यादा है, नहीं, जब आप जो निर्धारित सीट आंसर दिया जाता है लिखने के लिए उस पर इसको लिखेंगे तो ये 2 पेज में कवर हो जाएगा। 250 शब्दों का मान सकते हैं पूरे इस प्रश्न को। तो आप यहाँ पर जो मेन बात ध्यान रखिए वो ये है कि प्रेजेंटेशन कैसा है। आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है। मतलब आप देखें तो मैंने कई लोगों को देखा है कि आज बहुत बेसिक मैं बात कर रहा हूँ और बहुत ही मतलब हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। जो अधिकांश जो अभ्यर्थी जो शुरू के होते हैं वो ऐसी गलती करते हैं। पहला ये कि आपको भूमिका हेडिंग कभी नहीं डालनी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं
भूमिका लिखते हैं, बिल्कुल नहीं डालनी है आपको। हाँ, यहाँ पर मैंने विशेषण लिख दिया है, सिर्फ विशेषण आप ये कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर में है कि उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रतीक विशेषण। अब मतलब आपने यहाँ विशेषण लिख दिया, तो जो विशेषण हैं उन पर आप चर्चा करेंगे, ठीक है, उन पर विशेषण पर चर्चा करनी है। तो सेकंड पैराग्राफ में चलिए अब विशेषण को देख लेते हैं। तो गणराज्य से जुड़े जो विशेषण है वो क्या है? पंथ निरपेक्षता है, लोकतांत्रिक है, समाजवाद है और संप्रभुता है, ठीक है। ये 4 विशेषण हैं, इन चारों विशेषण को आप क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। देखिए कैसे लिखा गया है, आंसर के प्रेजेंटेशन को जरूर आप ध्यान दीजिए। जितना आकर्षित आप आंसर को बनाएंगे, एग्जामिनर को पढ़ने में जितनी सहूलियत आप बरतेंगे, आपको नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। सिर्फ प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर भी, आपका जो विषय वस्तु है उसमें भी दम होनी चाहिए। उसका मतलब है कि आप किसी भी पॉइंट को लिख रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल, फैक्ट, सेकेंड आरसी की रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट है, आप किसी रिपोर्ट को आधार बना करके आप अपने पॉइंट में उस चीज़ों को, एग्जाम्पल को, फैक्ट को, कोई रिपोर्ट का उदाहरण दे देते हैं, तो आपके उस पॉइंट की वैल्यू बढ़ती है और आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी विशेषण जो हैं, गणराज्य से जुड़े जो विशेषण उनको परिभाषित करना है, तो जरा देखते हैं, परिभाषित करते हैं। पंथ निरपेक्षता को पर चर्चा कर लेते हैं। पंथ निरपेक्षता क्या होती है आपको बता देना है संक्षेप में, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। आपने इसको पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, राइट। आपके रिलीजन के फ्रीडम की बात करता है आर्टिकल 25 से 28। तो यहाँ पर पंथ निरपेक्षता को ही परिभाषित करनी है, तो आप पंथ निरपेक्षता को इस तरह से परिभाषित कर देंगे। फिर लोकतांत्रिक, इसको अब इस विशेषण को परिभाषित करेंगे, बताएंगे कि जिस देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, वयस्क मताधिकार हो, भेदभाव का अभाव हो आदि लोकतांत्रिक शब्द को परिभाषित करते हैं। समाजवादी में बताएंगे उत्पादन के प्रमुख साधनों जैसे पूंजी, भूमि इत्यादि पर सार्वजनिक स्वामित्व या फिर वितरण में समतुल सामंजस्य हो, राइट। या जिस तरह का समाजवाद आप भारत में देख रहे हैं उस तरह का, यदि उस संदर्भ में, या ये भी आप परिभाषा दे करके समाजवाद को परिभाषित कर सकते हैं। संप्रभुता में बताएंगे भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता आप इस विशेषण को भी परिभाषित कर दिए गणराज्य से जुड़े, मतलब भारत अपने आंतरिक जो मामले हैं, जो बाहर के मामले हैं, मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी देश के दबाव में आकर के किसी तरह का डिसीजन नहीं लेगा, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, संप्रभु है किसी भी मामले में डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अब आपने विशेषण से, गणराज्य से जुड़े जो विशेषण हैं उनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित कर दिया है संक्षेप में, और बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ, प्रस्तुतिकरण के साथ। अब आप देखें तो देखिए, मैंने बोला था कि शुरू के 10 से 15% स्थानों को छोड़ने के लिए, जब पूरा उत्तर आप विश्लेषण लिखते हैं, मतलब पॉइंट वाइज नहीं होता, आप इंट्रो लिखे, इंट्रो के बाद दूसरी भूमिका, जब दूसरा पैराग्राफ शुरू किए और पूरा वो पैराग्राफ विश्लेषण में है, मतलब पॉइंट वाइज नहीं है, बिंदुवार क्रम में नहीं लिख रहे हैं, तो वहाँ पर 10 से 15% स्थानों को छोड़ने की जरूरत होती है। लेकिन जब बिंदुवार प्रारूप में लिख रहे हैं, तो जो ये प्रारूप प्रेजेंटेशन का जो मैंने ये प्रारूप अपनाया है, आप यही कर सकते हैं। ये विशेषण प्रतिरक्षणी है, क्योंकि अब आपका जो तीसरा, जो उत्तर का जो दूसरा पक्ष है वो क्या है, क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणी हैं? कौन, ये जो विशेषण है क्या ये प्रतिरक्षणी है, आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या ये प्रतिरक्षणी है, वर्तमान परिस्थितियों का उदाहरण देखते हुए बताएंगे कि ये डिफेंडेबल क्यों है, इनका बचाव करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो देखें तो एक चीज, जब आपने विशेषण बता दिया, राइट, तो कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले आप पंथ निरपेक्षता को ही बताएं कि वर्तमान में ये डिफेंडेबल क्यों है। फिर इसके बाद आप दूसरे पॉइंट में बताएं कि लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो क्यों प्रतिरक्षणी है, उसको दूसरे पॉइंट में बताएं। जब आप थर्ड पैरा में प्रतिरक्षणी बता रहे हैं, तब तीसरे पॉइंट में आप बताइए कि समाजवाद क्यों प्रतिरक्षणी, और चौथे पॉइंट में बताइए संप्रभुता क्यों प्रतिरक्षणी है। मतलब ये क्रम चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लोकतांत्रिक बताएं, फिर संप्रभुता बताएं, फिर समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्षता। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आपकी जो एक मैच्योरिटी है, जो एक आंसर लिखने की एक परिपक्वता है,
जब आप एक सेकेंड्स में मतलब पंथ निरपेक्षता के ये प्रतिरक्षणी है आपने बता दिया, लोकतांत्रिक को बता दिया, फिर समाजवाद, फिर संप्रभुता को बता दिया। इससे ये पता चलता है कि आप आंसर लिखने में परिपक्व हो चुके हैं और एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए आपको पता है। तो प्रतिरक्षणी क्यों, ये विशेषण प्रतिरक्षणी क्यों है, इस पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आप देखें तो पंथ निरपेक्षता से है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि भारत में बढ़ रही धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक दंगे आदि का समन करने के लिए प्रतिरक्षणी है। आप देखें तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मैंने बोला भी था कि एग्जाम्पल आपको देने की जरूरत रहती है। तो धार्मिक कट्टरता का या धार्मिक कट्टरता का आप देख सकते हैं उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड का दे सकते हैं, दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना का दे सकते हैं, या दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप लिखें भारत में बढ़ रही धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक दंगे आदि का समन करने के लिए जो पंथ निरपेक्षता है वो प्रतिरक्षणी है। फिर इसके बाद यहाँ पर उदाहरणता या एग्जाम्पल डाल करके ये जो उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड है, दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना है, उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि पंथ निरपेक्षता यदि भारत देश में नहीं होगी, राज्य मतलब किसी विशेष धर्म को महत्व देने लगेगा तो धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे। इसीलिए जरूरी है कि पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए, वो डिफेंडेबल है, उसका पूरा बचाव होना चाहिए और वो बने रहनी चाहिए, पंथ निरपेक्षता सदैव बनी रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक से है। तो यदि देश में लोकतंत्र नहीं होगा तो एक बात को समझिए कि जो भी कार्यपालिका होगी उसकी तानाशाही बढ़ जाएगी, और लोकतंत्र नहीं होगा तो लोगों के पास अधिकार नहीं होंगे, और जब अधिकार नहीं होंगे तो अस्पृश्यता के जो भेदभाव है वो समाप्त नहीं हो पाएगा, वो और बढ़ेगा। आदि को देखते हुए लोकतांत्रिक विशेषण डिफेंडेबल हो जाता है, ये बताएंगे। इस तरह से लिंक करने की आपको खुद की अंदर ये क्षमता आ जानी चाहिए, ठीक है, बताने की। अब आप कार्यपालिका की तानाशाही की बात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल में यहाँ पर या ब्रैकेट में ऐसे ही कि जिस तरह से ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश का दुरुपयोग हो रहा है ये बढ़ जाएगा। 10 वर्ष में मात्र 3 लोगों को क्षमादान दिया गया है, जबकि 400 लोग प्रतीक्षारत हैं, मतलब इंतजार में है 400 लोग। तो इस तरह ये सब चीज़ें देखने को एक लोकतंत्र में ये अव्यवस्था देखने को मिल जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो लोकतंत्र है वो डिफेंडेबल है, वो उसका बचाव बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। ये सब चीज़ें ये परिस्थितियाँ देखते हुए, ठीक है, ये आपने वर्तमान परिस्थितियों को भी बताया है और साथ साथ ये बता दिया कि डिफेंडेबल क्यों है। फिर तीसरा समाजवाद, जैसे आप क्रम में ही मैं चल रहा हूँ, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, अब समाजवाद। समाजवाद में देखें कि भारत में बढ़ती आर्थिक सामाजिक असमानता, मतलब भारत में क्या है आज वर्तमान में आर्थिक सामाजिक असमानता बढ़ रही है। भारत में शीर्ष 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 57% अर्जित करती है। 10% आबादी कितना कर रही है? 57% अर्जित करती है। आदि के उन्मूलन में, आदि की समाप्ति में समाजवाद प्रतिरक्षणी है, समाजवाद डिफेंडेबल है। यदि समानता लानी है, आय की समानता लानी है, ठीक है, सामाजिक समानता लानी है, तो उसके लिए समाजवाद का रहना, उसका बचाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप कुछ ऐसे ही आंकड़ों उदाहरणों के साथ आपने बता दिया कि समाजवाद भी डिफेंडेबल है। फिर आप बता रहे हैं कि यदि संप्रभुता नहीं होगी, भारत देश किसी जो चौथा पॉइंट है, भारत देश किसी दूसरे देश के निर्देशों पर काम करेगा, उसके कहने पर निर्णय लेगा, अपने बाह्य और आंतरिक मामलों को किसी दूसरे के दबाव में लेगा, तो भारत हो सकता है फिर किसी का उपनिवेश बन जाए। जिस तरह से भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम रहा है, उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का, तो हो सकता है वैसी स्थितियां हो जाएं। इसलिए भारत की संप्रभुता का भी बचाव करना, उसका भी डिफेंडेबल करना बहुत आवश्यक है। भारत किसी देश का उपनिवेश न बने, इसलिए संप्रभुता प्रतिरक्षणी है। अब बात आती है कि आपने गणराज्य से जुड़े 4 विशेषण क्यों प्रतिरक्षणीय बता दिए, लेकिन गणराज्य क्यों है वो नहीं बताया आपने। मतलब ये आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ बताना होगा कि जो गणराज्य है वो क्यों डिफेंडेबल है, वो भी बताने की जरूरत है। भारत देश की भाषाई और धार्मिक विविधता के कारण गणराज्य सिद्धांत प्रतिरक्षणीय है, क्योंकि इसके अभाव में कोई विशेष धर्म का कट्टर व्यक्ति सत्ता प्राप्त कर सकता है, जिसे हटाना मुश्किल होगा। यदि राष्ट्रपति के पद पर ऐसा कोई व्यक्ति बैठ जाएगा कि वो पद वंशानुगत हो जाता है, और वंशानुगत हो जाने के बाद वो पद से नहीं हटेगा, तो इससे क्या होगा कि किसी विशेष भाषा और धर्म का होगा, तो उससे देश में क्या होगा कि
धार्मिक कट्टरता बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी विशेष धर्म का होगा वो पद से नहीं हटा पाएंगे, तो धार्मिक जो सांप्रदायिक दंगे हैं एक तरह से, और जो धार्मिक कट्टरता है, ये सब चीज़ें बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि गणराज्य सिद्धांत प्रतिरक्षणी है, क्योंकि इसके अभाव में कोई विशेष धर्म का कट्टर व्यक्ति सत्ता प्राप्त कर सकता है, जिसे हटाना फिर मुश्किल हो जाएगा। अब एक बात तो समझ में आ गई कि आपने इंट्रो बात कर लिया, इंट्रो के बाद मेन बॉडी में कौन कौन से पक्ष आएंगे बात कर लिया। अब आती निष्कर्ष की बारी, और निष्कर्ष सच में लिखना कोई आसान बात नहीं होती। कुछ प्रश्न में ऐसे निष्कर्ष लिखने के लिए मतलब तोते उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो निष्कर्ष लिखना है हालांकि इजी है, यदि आपने एक बार भी बहुत गंभीरता पूर्वक पूरे लक्ष्मीकांत को पढ़ा है या अपने पॉलिटी पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको इस बात का एहसास और आप इस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे होंगे कि न्यायपालिका ने बहुत पहले कह चुकी है कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, संप्रभुता, ये जो जैसे शब्द हैं ये आधारभूत ढांचे हैं। बेसिक मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, सॉरी। तो जो आधारभूत ढांचा है उसे घोषित किया है, मतलब आधारभूत ढांचे में जो संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक बार निष्कर्ष पढ़ें तो निष्कर्ष क्या है, वैसे एक स्वस्थ लोकतंत्र के संचालन के लिए गणराज्य से जुड़े सभी विशेषण सदैव प्रतिरक्षणीय होने चाहिए। बहुत शानदार है ये, यहाँ से यहाँ तक की ये जो लाइन बहुत मतलब ठीक है। यह है कि वैसे एक मजबूत लोकतंत्र के संचालन के लिए जो गणराज्य से जुड़े जो सभी विशेषण हैं, जितने भी विशेषण आप देख रहे हैं वो सदैव हमेशा प्रतिरक्षणीय होने चाहिए। इसी महत्व को देखते हुए अब आगे देखिए कैसे लिंक किया जा रहा है। इसी महत्व को देखते हुए भारतीय न्यायपालिका ने इन सभी विशेषणों को आधारभूत ढांचा घोषित किया है, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है, जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है, उसको छोड़ करके ही वो संशोधन कर सकती है। तो इस तरह से जब आपने न्यायपालिका का हवाला देते हुए निष्कर्ष लिख दिया, राइट, तो आपके निष्कर्ष की वैल्यू बढ़ जाती है और आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके बताइए भाई। ऐसे ही बीच बीच में मैं वीडियो लाता रहूँगा कि ताकि आप एक अच्छा आंसर लिखने की स्थिति में हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।